सैफुल्लाह साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा कुपवाड़ा तो है ही है, अब त्रेगाम का बन गया है, आप कुपवाड़ा में रहना चाहेंगे या शिफ्ट करेंगे? उन्होंने कहा बुनियादी तौर मेरा जो इलाका है वो त्रेगाम के साथ है। मैंने कहा ठीक है ना, बिस्मिल्लाह, फिर आप त्रेगाम में शुरू करिए काम करना, कुपवाड़ा के लिए हम दूसरा फैसला करेंगे। इसी तरह मैंने चौधरी साहब से पूछा, मैंने कहा हंदवाड़ा तो है लेकिन 30-35 हजार वोट आपके कट के लंगेट चले गए, हमारे लिए आपका यहां से शिफ्ट करके लंगेट जाना नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि हमारे पास इतना फिर मजबूत कैंडिडेट हंदवाड़ा में शायद मिलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप लंगेट जाना पसंद करोगे, मुझे कोई एतराज नहीं है, बिस्मिल्लाह करके आप वहां काम करो। कहा नहीं, मेरे जज जो है वो हंदवाड़ा में है, बेशक मुझे कमजोर करने के लिए इन्होंने मेरे 35 हजार वोट क्यों ना काटे हो, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, लोगों को अपने साथ जोड़ के, जहां 35 कटे हैं वहां मैं 70,000 और जोड़ के इंशाल्लाह यहां से कामयाब होकर रहूंगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा यहां दो ही किस्म की पार्टियां हैं, एक वो जिनको बीजेपी मिटाने का काम करती है और दूसरा वो जिनको बीजेपी वाले बचाने में लगे हुए हैं। अब ये कोई इतनी छुपी बात है नहीं, कुछ महीने पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर उस तंजीम को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने की तैयारी कर रहा था, खुफिया तौर मुझसे एक मुलाकात भी हुई, डेट भी तय हुआ, जलसे का प्रोग्राम भी रखा गया, लेकिन उसको रोकने के लिए, और यह हैरानगी की बात है, उसको रोकने के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले नहीं आए, उसको रोकने के लिए बीजेपी के लीडर आए। यह अंदाजा करिए आप, जो आज हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, जो आज हमारे बारे में बात करते हैं, वो कम से कम हमें इतना ही समझाएं। हम लोगों को तो तबाह करने के लिए ये बीजेपी वाले निकले हुए हैं। आखिरकार आपको बचाने की राज क्या है? बड़े बड़े लीडर, जिनमें इनका सेक्रेटरी इंचार्ज जेएनके चुग और कश्तवाड़ के वो शर्मा जी, सुनील शर्मा, वो उसके पास पहुंचे, उसको जान पार किया, उसको फंसा मारा, जब वो नहीं चला फिर धमकी दी, फिर भाई के जरिए काम करवाया, उसको इतना मजबूर किया कि बेचारे ने शर्मिंदा होकर फिर मुझसे बात ही नहीं की, किसी और से कहलवा के कहा कि अब प्रोग्राम नहीं होगा, फिर कभी। अब कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये झंडा इसलिए लाल है क्योंकि इसमें खून है, लेकिन वो कुर्बानी का खून है। हमने कुर्बानियां दी, जब बाकी अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग नारे दे रहे थे, दूसरे मुल्कों के झंडे अपने कंधे पे लेके यहां घूम रहे थे, हम इस मुल्क का झंडा पकड़े हुए थे, हम गोलियां खा रहे थे, हमारी गाड़ियों पे आईडी लग रहे थे। यहां वर्दी वालों ने कुर्बानियां दी, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने दी वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने दी। हमारे मिनिस्टर कुर्बान हुए, हमारे एमएलए कुर्बान हुए, हमारे एमएलसी कुर्बान हुए, हमारे बड़े बड़े वर्कर, छोटे छोटे वर्कर कुर्बान हुए। किस किस का मैं नाम लूं? एक का नाम लूंगा 10 रह जाएंगे, हजारों में उनकी गिनती है। लेकिन जिसको हमारे झंडे में
खून नजर आता है, जो कहता है ये कातिलों की जमात है, उससे मैं पूछता हूं अगर ये बात सही है तो खुदारा कल तक आप हमारे साथ बैठ के क्या कर रहे थे? क्या आपका ईमान इतना कमजोर है कि चंद मौके का फायदा हासिल करने के लिए आप कातिलों के साथ बैठे? मैं तो कम से कम नहीं बैठता। अगर मैंने किसी के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया होता, मैं तो कम से कम उसके साथ दोबारा नहीं बैठता, चाहे मुझे कितना भी उसका फायदा मिले। वो क्यों बैठे? क्योंकि जिस चीज की वो बात कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है 18-19 से पहले हुआ होगा, तो क्यों आए वो पीएचडी में? क्यों माफी मांगी? मैं बैठा था सामने जब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब से उन्होंने माफी मांगी, कहा कि जज्बात में आके मैंने बहुत बातें की, लेकिन छोड़ दीजिए, मैं आपको लीडर तस्वुर करता हूं, मैं आपके साथ काम करके जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल किया नहीं, अपने डीडीसी कुछ बनाए और खिसक गए। पहचानने में हमने गलती की, मेरे साथियों ने पहले दिन से पहचाना हुआ था। काश मैंने उनकी बात सुनी होती उस वक्त। मैंने इनको मजबूर किया उस पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए, घर की सीटें दी उनको। हमारे दफ्तर नवाई सुबह में मीटिंग चल रही थी, चौधरी राज साहब, इनको याद होगा, बाहर आए, फोन पे आए, कहा ये सीटें मांगी जा रही है, बहुत मुश्किल होगा, मेरा बेस जो है वो खतरे में पड़ेगा, किसी तरह मुझे बचाइए। और मैंने इनसे कहा चौधरी साहब, बड़े मकसद के लिए हमें कुर्बानी कभी कभी देनी होती है। मैंने कहा मैं आपसे कह रहा हूं, जहर का कतरा पीने के लिए मेहरबानी करके पीजिए। उफ तक नहीं किया। कहा ठीक है ना, अगर आप मुझे सियासी तौर ये जहर का कतरा पीने के लिए कह रहे हैं, मैं पी लूंगा। मैंने पहले ही उसका जवाब दिया, परसों भी दिया, कल भी दिया, आज भी कह रहा हूं, ये 80% मुझे कहीं नजर नहीं आए। अगर 80% लोग यहाँ इलेक्शन नहीं चाहते तो हमारे प्रोग्राम में लोग आके क्या कर रहे हैं ना? कल जम्मू में भी लोग थे, आज यहाँ पे है, जहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम होता है लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। ये 80% लोग, इसका नंबर कहाँ से आया? इलेक्शन करिए। अगर 80% लोग इलेक्शन से दूर रहते हैं तो फिर गवर्नर साहब रहे, हमें कोई एतराज नहीं है ना। देखिए, अब जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से तब्दील नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। जहां तक मुझे मालूम है, कॉन्स्टिट्यूशन में से किसी भी लफ्ज को हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में इस तरह का वोट नहीं हुआ है। अब बीजेपी ने अपनी सफाई में ये कहा है कि क्योंकि ये एक हिस्टोरिक फंक्शन था, उन्होंने हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों को दी। अगर ये सही है तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किसी मुल्क के साथ किया है तो महात्मा गांधी के मुल्क के साथ किया है, आरएसएस और संघ परिवार के मुल्क के साथ नहीं किया है। आप सुप्रीम कोर्ट से मुतमिन हुई कि हमें इंसाफ मिलेगा? अब हमने अपने तरफ से जितना हम कर सके हमने किया, अब हम इंसाफ की उम्मीद रखें।